कैराना पर कड़वी सियासत। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से इस मुद्दे पर सियासी दलों ने अपनी अपनी रोटियां सेकी हैं, उससे कई सवाल उठते हैं। आज बीजेपी की एक टीम कैराना में है और वो पलायन के मामले की पड़ताल कर आला कमान को इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। और डिबेट की शुरुआत होगी ठीक 3 मिनट 59 सेकेंड बाद। ये बीजेपी के नुमाइंदे हैं। यूपी के कैराना का सच जानने आए हैं। सच क्या है? क्या कैराना में समुदाय विशेष के लोगों की वजह से हिंदुओं ने पलायन किया, या फिर कथित पलायन के पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? सूबे में चुनाव से पहले कैराना पर गरमाई सियासत के बारे में आपको आगे बताएंगे, मगर पहले सुनिए सोमपाल का दर्द, जिनका परिवार यहां से पलायन कर गया। इनकी शिकायत है कि 10 लाख रंगदारी देने के बावजूद इन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। क्या आपको धमकी मिली थी? और आपको धमकी भी मिली, 10 लाख रुपए मिली और 5 की डिमांड है। और इतना डर है कि बस मुश्किल से यहाँ से जाने की प्लान इतनी बन रही है कि किसी टाइम भी यहाँ से भागना पड़ सके। तो क्या मामला यहाँ सिर्फ कानून व्यवस्था का है, या फिर कैराना पर कड़वी सियासत हो रही है? सवाल यह है कि आखिर अचानक कैराना सुर्खियों में आया कैसे? यूपी में शामली की कैराना लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने एक लिस्ट जारी कर आरोप लगाया कि सांप्रदायिक ताकतों के चलते कैराना में बसे कई हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने बयान पलटा और कहा कि यहां सांप्रदायिकता का नहीं बल्कि कानून व्यवस्था का मामला है। फिर जब उनकी दी हुई लिस्ट की पड़ताल हुई तो पता चला कि कई लोग यहां से अलग अलग वजहों से काफी पहले ही पलायन कर चुके हैं, और उनमें दोनों ही समुदाय के लोग हैं। जरा सुनिए हुकुम सिंह के 3 अलग अलग बयान। अगर एक वर्ग जाने वाला हिंदू है और मारने वाला संयोग से मुस्लिम वर्ग से आता है तो सांप्रदायिक घटना नहीं, वो केवल अपराध की घटना है। वो आपराधिक मानसिकता का परिणाम है। आ गया होगा, मैं इंकार नहीं करता। अगर कार्यकर्ताओं ने लिस्ट बनाई है, गलती है। ये इंसान से कोई ऐसा है क्योंकि इंसान जो फुल प्रूफ से गलती ना होती हो, कभी भी हो सकता है उनसे गलती होगी हो। मैं खुद उसकी समीक्षा कर लूंगा, समीक्षा करने के बाद में गलती उसको ठीक कर लेंगे। मेरी लिस्ट में किसी भी हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं है, उसमें खाली नाम है। अब वो हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए उसको हिंदू परिवार बता दिया आपने। परिवार हैं, उनके नाम हैं। सांसद हुकुम सिंह ने यह मुद्दा क्या उठाया? बीजेपी के कई नेताओं और मंत्रियों तक के बयान आने लगे। इलाहाबाद में बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद रैली को संबोधित करते हुए खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कैराना को आंखें खोल देने वाला मामला बताया। जो पलायन हुआ है उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने हल्के से नहीं लेना चाहिए। कैराना का पलायन आंख खोलने वाला पलायन है। सवाल यह है कि क्या जानबूझकर पलायन को मुद्दा बनाकर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई? इस मुद्दे को लेकर तमाम दल एक दूसरे को कोस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है वो हिंदुस्तान में गंदी राजनीति करना, सांप्रदायिक राजनीति करना है, और वो हर चुनाव में एक सांप्रदायिक मुद्दा उठाकर चुनाव में जाना चाहती है। कैराना तो एक बीजेपी की बनाई हुई सोची समझी स्कीम है, और उस पर बीजेपी में खुद ही लड़ाई शुरू हो गई। कुछ कहते हैं ये सच है, कुछ कहते हैं झूठ है। कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, वो इस मामले को कहीं मजबूती से उठा नहीं रहे हैं, तो केवल ये आग लगाकर रोटी सेकना चाहते हैं, ये स्पष्ट है। बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या कैराना को मुद्दा बनाकर राजनेता और तमाम सियासी दल चुनाव में अपनी नैया पार लगाने की जुगत में हैं? अरुण कुमार सिंह, कैराना, IBN 7। तो चलिए इससे जुड़े तमाम सवाल जो कि आज हम मुद्दा में उठाने वाले। बड़ा सवाल ये कि क्या कैराना मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है? क्या कैराना मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती है? क्या कैराना मामले के चलते यूपी के दूसरे मुद्दे कहीं दब गए हैं? क्या कैराना के मुद्दे को जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है? और क्या यूपी चुनावों से पहले ध्रुवीकरण की सियासत हो रही है? खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। परिचय करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता रीता बहुगुणा जोशी, समाजवादी पार्टी से सैयद असीम वकार साहब,
बीएसपी की तरफ से नेता सुदिन भदौरिया जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, साथ ही साथ हमारे संवाददाता अरुण सिंह भी मौजूद हैं कैराना से। इससे पहले कि मैं तमाम खास मेहमानों के पास जाऊं, मैं अरुण सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। ये बताएं कि आज जो टीम आई है वहां पर क्या मकसद है उस टीम का? सबसे पहले नवजोत, तो पिछले कुछ दिनों से मौसम का भी तापमान और सियासी तापमान भी कैराना और आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा बढ़ा था। अभी हल्की हल्की बारिश हुई हमारे पीछे, अगर आप देखें तो इस वक्त भी बारिश हो रही है, तो थोड़ा तापमान कम हुआ है और बीजेपी की टीम ने विजिट भी कर लिया है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में अब तापमान कुछ कम होना चाहिए। बीजेपी की जो टीम आई थी उसने जिन इलाकों से हुकुम सिंह ने लिस्ट सौंपी थी 346 लोगों की कि उन्होंने पलायन किया है, उन हर जगहों पर उनकी टीम जाने की बात कह रही है। 6 जगह तक मैं उस टीम के साथ था और 6 जगह पे वो टीम गई थी और उन्होंने अपनी बात उनसे की है, बंद कमरों में बात की है, जनता के सामने की है। लेकिन इस बीच एक जगह विरोध का भी सामना करना पड़ा है, जहां कई ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि उनकी टीम सिर्फ उन्हीं से बात न करे, हमसे भी बात करे, तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी अब बीच में हुआ है। लेकिन फिलहाल टीम अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब से कुछ देर बाद वो टीम आएगी और मीडिया से मुखातिब होगी। लेकिन उसके पहले जो ब्रिजलाल हो, चाहे उस पार्टी के डेलीगेशन के और भी मेंबरान हो, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि देखिए डिटेल में जो रिपोर्ट है वो हम अपने अध्यक्ष को देंगे और अपनी पार्टी को सौंपेंगे। लेकिन इतना हम आपको बता सकते हैं फिलहाल कि जितने लोगों से हमने बात की, डर और दहशत का माहौल है, लोगों ने अपने घरों को छोड़ा है। हालांकि जब हमने उनसे ये पूछा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका लिस्ट में नाम है और वो बदस्तूर यहीं पे रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा गलती हो सकती है, 2-4 गलतियां होगी, हुकुम जी से बात होगी और उसके बाद हम फिर फाइनल रिपोर्ट अपने अध्यक्ष को सौंपेंगे। तो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल फिलहाल अपनी जांच पूरी करके और वापस हुकुम सिंह के आवास पर लौट रहा है। मौसम से ही शुरू करूंगी अगला सवाल, क्योंकि आपने मौसम की बात की कि कैराना का मौसम जो है वो काफी बदल रहा है। बादल वहां पर हैं, बारिश हो रही है हल्की भी, और साथ ही साथ सियासी मौसम गरमा रहा है। लेकिन ये जो इंद्रदेव ने मेहरबानी की उससे तो लोग खुश होंगे, पर ये जो सियासत इस पर हो रही है, क्या सियासी मौसम से लोग खुश हैं? लोग क्या सोच रहे हैं? ग्राउंड रियलिटी क्या है वहां पर? देखिए, इंद्रदेव की मेहरबानी हुई है कैराना और आसपास के लोगों पर और उनको उम्मीद है कि सियासी नेता जो है उनकी भी मेहरबानी होगी। 2017 तक उम्मीद वैसे नजर नहीं आ रही, क्योंकि तापमान चढ़ा के रखना नेताओं के हक में होता है, उनके फायदे के लिए होता है। लेकिन जनता उम्मीद करे। जनता का सीधा सा सवाल है, जब हमने बहुत सारे दोनों वर्गों के लोगों से बातचीत की, उनका यह कहना है कि सबसे ज्यादा जो परेशानी यहाँ है वो माफियागिरी की है, गुंडागर्दी की है, रंगदारी की है। ये जो सांप्रदायिक ताना बाना इस इलाके का है ना, ये वही इलाका है नवजोत, 1947 में भी यहाँ दंगा नहीं हुआ था, मेरठ के दंगे के दौरान भी यहाँ दंगा नहीं हुआ था, मुजफ्फरनगर में भी जब दंगा हुआ तो यहाँ नहीं हुआ था। कभी इस इलाके में दंगा हुआ नहीं, क्योंकि एकजुट रह के एक दूसरे से मिलजुल करके रहने की प्रकृति रही है। गंगा जमुनी तहजीब और मिठास जो गन्ने की है यहाँ के समाज में देखने को मिली है। लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह से अपराध बढ़ा है और अपराध को लेकर के दोनों पक्षों का अलग अलग तर्क है, एक तरफ सेलेक्टिव उसको न रोक पाने की बात है और दूसरी तरफ कार्रवाई न करने की बात है। इनके बीच में कैराना इस वक्त फंसा हुआ है, जिसको अब सियासत ने हाईजैक कर लिया। बहुत शुक्रिया अरुण सिंह आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत अहम और इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया कि कभी यहां पर दंगा नहीं हुआ, यानी पूरी तरह से अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की वहां पर प्रॉब्लम है, जिसका जवाब मैं विक्रम सिंह जी से लूंगी क्योंकि वाकिफ हैं इस पूरे इलाके से। पर उससे पहले अहम सवाल सईद वकार साहब से जाता है। वकार साहब ये बताएं, पहले मथुरा अब कैराना, गुंडागर्दी कम नहीं हो रही है? आप इसको पूरा पॉलिटिकली पॉलिटिसाइज करते जा रहे हैं, आरोप लगाकर दूसरी पार्टियों पर। क्या आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्था में आपकी पार्टी, आपकी सरकार पूरी तरह से लचर साबित हुई है? कानून व्यवस्था ठीक नहीं है उत्तर प्रदेश में और उसी का नतीजा है ये। देखिए, बहुत ईमानदार रिपोर्टर आपके थे और जो बात मुझे कहना चाहिए थी वो उन्होंने खुद ही कह दी कि आज़ादी से लेकर आज तक हिंदुस्तान में बहुत जगह दंगे हुए हैं, लेकिन अगर कहीं दंगा नहीं हुआ है तो वो है कैराना। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उसके बाद भी कैराना में दंगा नहीं हुआ। तो ये बात तो हिंदुस्तान समझ गया होगा कि कैराना में कहीं से कम्युनल वायलेंस की कोई जगह नहीं है, धार्मिक उन्माद की कोई जगह नहीं है। वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए आज तक वहां पर कभी भी कम्युनल राइट्स नहीं हुए हैं। ये तो साबित हो गया है। आपके चैनल पर आपके पत्रकार ने भी कह दिया। देखिए, हम लोग शुरू दिन से एक बात कह रहे थे कि जब हुकुम सिंह ने ये लिस्ट जारी की थी तो पहले जो उनका बयान था वो ये था कि आपने भी मानी, हमारे पत्रकार ने भी ये बात कह दी। लेकिन ये बताइए, सवाल किया मैंने आपको, मेरी बात तो आने दीजिए। ऐसे नहीं की, ऐसे कानून व्यवस्था की बात नहीं की है इन्होंने। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर मेरी बात पूरी नहीं आएगी तो आप सरकार का पक्ष और पार्टी का पक्ष कैसे जानिएगा? देश जानेगा कैसे? भारतीय जनता पार्टी तो जहर की खेती कर रही है हिंदुस्तान में।
भारतीय जनता पार्टी तो देश को जलाने की बात करती है। अमित शाह जी ने इलाहाबाद में मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री के सामने वो सवाल तो हम करेंगे ना बीजेपी से, उसका सवाल बीजेपी के लिए बनता है, वो सवाल करने के लिए मैं बैठी हूं, मैं उनसे सवाल कर लूंगी। लेकिन कानून व्यवस्था खराब है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसका नतीजा ये है, इसका जवाब तो रखिए आप, पूछ रहा है इसका जवाब तो रखिए। भारतीय जनता पार्टी से सवाल हम कर रहे हैं, लेकिन आप इसका जवाब रखिए जो मैंने आपसे सवाल किया है। क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब है और इसी का नतीजा पहले मथुरा और उसके बाद अब कैराना? नहीं, कोई कानून व्यवस्था नहीं खराब है, क्योंकि अगर आप मुझे मौका दीजिएगा तो पिछले 18 से 20 साल की लिस्ट हुकुम सिंह जी ने जारी की है। वो 18 से 20 साल में बहुत लंबी मेरे पार्टी ने भी लिस्ट जारी की है जांच की। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने 346 परिवारों का जिक्र किया है, मुझे मौका दीजिएगा तो मैं खाली लखनऊ से 3046 परिवारों की लिस्ट जारी कर दूंगा जिन्होंने 18 से 20 साल में लखनऊ छोड़ दिया होगा और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए होंगे। 3 लाख परिवार ऐसे में दिखा दूंगा जिन्होंने बिहार छोड़कर बंबई और दिल्ली की तरफ रुख कर लिया होगा। अलग हो सकता है। वकार साहब, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। जगदम्बिका जी, मेरा सवाल आपसे है, मैं इसी पर सवाल करना चाहूंगी। जो पलायन की बात वहां पर कही गई है, पलायन तो पिछले कई सालों से हो रहा है, तो फिर एकाएक कैसे आपको इसकी याद आ गई? कैसे लिस्ट प्रॉपर बनाएगी और फिर उसके बाद उसको पब्लिकली सामने रख दिया गया? अगर पलायन हो रहा है और इस तरह की कोई गड़बड़ है तो वहां के लोकल पुलिस प्रशासन से नहीं संपर्क करना चाहिए था हुकुम सिंह जी को? जगदम्बिका पाल जी के बाद आप देखिए, अभी वकार साहब ने आपके रिपोर्टर की एक बात को तस्दीक किया है और उन्होंने ये कहा कि जो अरुण सिंह जी ने कहा कि वहाँ कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, तो बिल्कुल सही है कि कैराना की पहचान आज भी महाभारत के काल में जो कर्ण ने मंदिर बनवाए या कैराना के नवाब ने जो वहाँ की इमारतें बनाई हैं, आज तक कैराना की पहचान इससे थी। लेकिन आज बदकिस्मती की कैराना की पहचान पलायन से हो रही है, कैराना की पहचान दहशतगर्दी से हो रही, गुंडागर्दी से हो रही, रंगदारी मांगने से हो रही। मैं कहता हूं अगर एक बात को इन्होंने स्वीकार किया कि वहां कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, तो हम तो बिल्कुल इस बात को तस्लीम करते हैं और इसी बात की चिंता हुकुम सिंह को है, इसी बात की चिंता हमारी पार्टी को है कि वहां सांप्रदायिक सद्भाव रहे, गंगा जमनी की तहजीब रहे। भेजने की क्या जरूरत थी जगदम्बिका जी? टीम को भेजने की क्या जरूरत है? आप लिस्ट बना रहे हैं, आप मुद्दा उठा रहे हैं, व्यवस्था की स्थिति बदतर है और जगदम्बिका जी, देखिए क्या मकसद है टीम को भेजने का, ये भी बता दीजिए। वहां पे फिरौती मांगी जा रही, 4 हत्याएं हुई, ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, इसी रंगदारी के मामले में 4 हत्याएं हुई और लोग पलायन किए। ये हो सकता है कि 346 के बजाय कुछ परिवार कम हो, लेकिन पलायन वहां से हो रहा है और पलायन अपने आप में ये उत्तर प्रदेश की हुकूमत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि एक मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है। इसका मतलब कैराना में इसका मतलब ये है। ठीक है, मैं यहाँ पे सुधेंद्र जी को भी इंक्लूड करूंगी। सुधेंद्र भदौरिया जी, आप इसके पीछे किस तरह की सियासत देखते हैं और खास तौर पर अगर हम बीएसपी की बात करें, क्या आपको ऐसा नहीं लगता अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां ध्रुवीकरण की सियासत करती है तो नुकसान बसपा को होगा आने वाले चुनाव में? सुधेंद्र भदौरिया जी बोलेंगे। वकार साहब, जगदम्बिका जी रिक्वेस्ट है, सुधेंद्र जी से मेरा सवाल है। सुधेंद्र जी, यहाँ तक कि हुकुम सिंह जी ने भी ये नहीं सांप्रदायिकता के आधार पे कोई सूची जारी की। इनको शांत करिए। मैं जगदम्बिका जी, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ये कहना चाहता हूँ जो कैराना की हकीकत, कैराना का प्रश्न और हकीकत मैं सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहूंगा। कैराना का जो हकीकत है उसका समझना जरूरी है। ये लोग कह रहे हैं कि वहां से विस्थापन हुआ है, तो विस्थापन तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के वो इलाके जहां पर आर्थिक रूप से तंगी है, परेशानी है, विस्थापन होता है। हिंदुस्तान का केरल और पंजाब ये समृद्ध इलाका है, तो केरल से लोग विस्थापन जाते हैं गल्फ कंट्रीज में, पंजाब से जाते हैं लोग यूरोप और अमेरिका में। अरे भाई, ये बोलते रहेंगे तो हम कैसे अपनी बात रखेंगे? या तो इनको आप चुप कराइए तब मैं बात रखूं। भारतीय जनता पार्टी के नहीं, देखिए ये तरीका गलत है। आप प्रश्न मुझसे करें, उत्तर ये दें। मैं उनको रिक्वेस्ट या तो इनको बोलने दीजिए। जगदम्बिका जी, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे आपका, प्लीज। दूसरे गेस्ट को मैंने सवाल को किया है, उनको जवाब देने दीजिए। सुधेंद्र जी, अपनी बात कीजिए पूरी। उसका क्या जवाब है सुधेंद्र जी? देखिए, ऐसा है, ये लोग दोनों लोगों की बात से ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको समाजवादी पार्टी का, आपने अभी बताया कि आज ही आगरा के नेशनल हाईवे से लूट हुई है, उसके बगल का जिला है मथुरा, वहां का कांड
आप जानते हैं पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं देश को शर्मसार करता है, जहां आप तो एसपी भट्टा को पारसौल भी लाठी भूल पे गए, सिर मार मार के हत्या कर दी गई है, पारसौल भी भूल गए, ऐसे को गोली आप मार तो दी गई है। अपने जमाने में, आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के जमाने में व्यवस्था का हाल है। जेल में दूसरी चीज हत्याएं मैं हुई, ये वो कहना भी भूल चाहता गए। हूं, क्योंकि कानून व्यवस्था ये अपने आप में चला नहीं पा रहे हैं, क्या कानून व्यवस्था ये चला नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि लोगों को किसी और दिशा में मोड़ दिया जाए। उसमें इनके सहयोग के तौर पर मेरी आवाज बंद कर रखी है, बीजेपी ने 2013 के अंदर यही काम इनके साथ मिलकर मुजफ्फरनगर में किया। 1 लाख लोग विस्थापित हुए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने उनके लिए कभी अपना रोना रोया? वहां पर सैफई में महोत्सव तो मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी मनाते रहे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के अंदर, और बहन मायावती जी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर साफ कर दिया है कि इन दोनों लोगों की मिली भगत है। और मैं आपको बता दूं कर देंगे इस बार उत्तर प्रदेश हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीएसपी आरोप लगा रही है, सुधीर भदौरिया ये आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मिली भगत है, क्योंकि ध्रुवीकरण का फायदा दोनों पार्टियां ले रही। ये आरोप आप पर लग रहे हैं, बीजेपी पर और समाजवादी पार्टी पर। रीता जी हमारे साथ मौजूद है, विक्रम सिंह जी मौजूद है। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। कैराना पर हो रही सियासत को लेकर कर रहे हैं चर्चा। आज का मुद्दा में हम इसी पर कर रहे हैं बहस। लेकिन जिस वक्त बीजेपी की टीम कैराना के चौक बाजार इलाके का दौरा कर रही थी, हमारे संवाददाता अरुण सिंह भी वहां पर मौजूद थे। जरा देखिए अरुण सिंह की ये रिपोर्ट। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कट्टरपंथी नहीं चलेगी, कट्टरपंथी नहीं चलेगी, कट्टरपंथी नहीं चलेगी, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आप हिंदू मुस्लिम पे क्यों लेते हैं? लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है? इसको हमारे समाज को क्यों छोड़ रहे हैं? चौक बाजार इलाका जो कह रहे हैं कि पूरे मामले को राजनीतिक और सियासी रंग दिया जा रहा है। सियासी रंग नहीं देना चाहिए। ये मामला सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का है और उसको सांप्रदायिक रूप देना ठीक नहीं है। और जो यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल आया है बीजेपी का, इनकी मांग है कि उनसे भी बात करने का उनको मौका दिया जाए। हालांकि टीम अभी गई है, वापस लौट के आएगी, तो हो सकता है इस जगह पर दोनों लोगों के बीच बातचीत हुई है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ अरुण सिंह, चौक बाजार, कैराना, IBN से। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, जिसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात हम आपको बता दें कि बीजेपी जांच टीम के सदस्य और अलीगढ़ से बीजेपी के सांसद सतीश गौतम का कहना है कि यहां पर लोग पलायन कर रहे हैं और अखिलेश सरकार तमाशा देख रही है। कोई कैमरे पर आने को राजी नहीं, लोग डर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, सदमे हुए हैं, क्योंकि आज की डेट में देख रहा है जो आगे आ जाता है उसकी गोली से उड़ा दिया जाता है। एक तरह से क्रिमिनल एरिया हो चुका है यहाँ पर केवल, और सरकार समाजवादी की है, उसके बाद भी सरकार बैठे हुए भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। यहाँ से लोग प्लान कर रहे हैं। तमाम सियासी मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि उन पर जाया जाए, मैं विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट अरुण सिंह लेकर आए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसको सियासी रंग न दिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आप बताएं, आप तो खुद यूपी से बहुत अच्छे से वाकिफ है, डीजीपी रहे हैं। क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है कैराना में? क्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात है या वाकई वहां पर कोई ध्रुवीकरण जैसी बात है? नवजोत जी बहुत ध्यान से सुने। अगर हमारी कमजोरी या लापरवाही की वजह से कोई समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है, तो जैसे नजला कैंसर बन जाता है, वो समस्या सांप्रदायिक रूप लेने लगती है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत की क्राइम कैपिटल के रूप में जानी जाती रही है और बहुत टफ पुलिसिंग मांगती है। दुर्भाग्य से आपको टफ पुलिसिंग नहीं मिली। आज भी अगर आप गंभीर हो, 15 दिन के अंदर आप यथास्थिति और अमनो अमान कायम कर सकते हैं। केवल 3 काम कर लें। जो भी अपराधी 3 या 3 से अधिक अपराध में हैं, उनके ऊपर इनाम की घोषणा करें। टॉप 25 अपराधी चाहे किसी भी बिरादरी के हों, ध्यान दें, किसी भी बिरादरी के हों, उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई ऐसी कीजिए कि वो पानी मांगने लगे। अगर एक भी व्यक्ति ने पलायन किया है तो ये शर्मिंदगी की बात है स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लिए, और उसका वापस आना, क्योंकि सुरक्षा कवच दिया जाना पुलिस का पुनीत उत्तरदायित्व है। अगर सुरक्षा कवच नहीं दे पा रहे हैं, क्या कारण है? ऐसी क्या मजबूरी है कि आपने जो शातिर अपराधी हैं उनके आपने कमर अब तक नहीं तोड़ी कानूनी रौक में? आपने क्यों नहीं उनके जेल के सलाखों के पीछे भेजा?
मुजफ्फरनगर बहुत टफ पुलिसिंग मांगता है और अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो इस प्रकार की घटनाएं होने में समय नहीं लगता। यहाँ पर क्या पुलिस कार्रवाई देरी से हुई इसीलिए मामला इतना ज्यादा बढ़ गया? खासतौर पर कैराना की बात करें, नवजोत जी का पुलिस कार्रवाई हुई ही नहीं। हाँ। मैं तो ये चाहता था कि किसी का शिष्टमंडल जाए न जाए, 5 वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी और आईएएस अधिकारी जाके कैंप करें और ये मुनादी करा दें कि कोई अगर बाहर गया है यहां वापस आए। जब तक पूरा अमन अमान नहीं होगा हम कैराना छोड़ के नहीं जाएंगे। लानत है ऐसे अधिकारियों पे जो अपने मुख्यालय पे बैठे हैं इतना सुनने के बाद। यहाँ पे शांति स्थापित करें। ठीक है वकार साहब, मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी रिटायर्ड आपसे जो सवाल कर रहा है उसका जवाब जानूंगी। पहले रीता जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस चुप क्यों है, खामोश क्यों है पूरे मामले में? आप लोग तो राहुल और प्रियंका को लेकर ही उलझे हुए हैं, सियासी मामला पूरा बन गया है, लेकिन कांग्रेस उसमें पूरी तरह से खामोश है। क्यों खामोश है? सब तरफ से बयान आ रहे हैं और हम लोग खूब, आप लोगों के टीवी हो, अखबार हो, मीटिंग्स हो, हर जगह इस बात को बोल रहे हैं। देखिए ये बड़ा गंभीर विषय हुआ है और ये इसलिए गंभीर है क्योंकि एक सांसद जो कई बार विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने जब उन्होंने लिस्ट जारी करी तो साफ उसको सांप्रदायिक रंग देते हुए कहा हिंदू परिवारों ने पलायन किया। अब आज कह रहे हैं कानून व्यवस्था की बात है। उन्होंने खुद कह दिया कि मुझसे गलती हो गई होगी, मेरे लोगों से गलती हो गई होगी, मैं देखूंगा। तो फिर इस शिष्टमंदिर बीजेपी के जाने की आवश्यकता क्या थी? और जिस तरह का बयान वो लोग दे रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये विषय उठा, मंत्रियों ने बयान दिए, पब्लिक मीटिंग जहाँ 1-2 लाख लोग थे वहां ये बात उठाई गई, पूरा देश सुन रहा था। और आप क्या चाहते हैं? ध्रुवीकरण करना चाहते हैं बिना आपने इसकी सत्यापन किए सूची का या बिना इसकी खोजबीन किए आपने कैसे इसको राष्ट्रीय विषय बना दिया? ये सवाल मैंने किया लेकिन इसका जवाब नहीं मिला अभी तक जगदम्बिका जी से। 2017 के चुनाव की अगर ये तैयारी है तो बड़ी खतरनाक तैयारी जी। है। वकार साहब मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी। इम्पोर्टेंट सवाल जो विक्रम सिंह जी ने भी उठाए हैं, सुदेंद्र भदौरिया जी भी ये सवाल कर रहे थे। मेरा पहला सवाल आप ही से था, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में आपकी सरकार नाकाम रही, आप मान लीजिए इस बात को, और इसीलिए इस तरह की घटनाएं हुई हैं, मथुरा हो या फिर कैराना हो, आप मानिए इस बात को? देखिए जनाब विक्रम सिंह जी की मैं बहुत इज्जत और एहतराम करता हूँ। हमारे सरकार की सबसे एक बात मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। हाँ। और इन्होंने जो भी कहा है ये मैं समझता हूँ कि सबको ध्यान देना चाहिए। देखिए सवाल ये उठता है, मैं आपको परसों बताऊं, परसों मैं एक राष्ट्रीय चैनल पर था, उसमें हुकुम सिंह जी जब आए तो उन्होंने कहा कि हिंदू पलायन कर रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल ये उठाया कि आप चैनल के ऊपर कसम खा के बताइए कि सिर्फ हिंदू पलायन कर रहे हैं, मुसलमानों ने पलायन नहीं किया है और ये सांप्रदायिक मामला है। तो वो मुकर गए और मुकरने के बाद उन्होंने कहा नहीं ये सांप्रदायिक मामला नहीं है, इसको धार्मिक रंग ना दिया जाए, ये कानून व्यवस्था का मामला है और हम अपनी गलती स्वीकारते हैं। उन्होंने मेरे सामने मेरी बात पर यह बात कही, मैं वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। चलिए उन्होंने ये बात मान ली, लेकिन अब आप मानते हैं कि वाकई कानून व्यवस्था का मामला है? आप मान रहे हैं इस बात को? अरे मोहतरमा मेरी बात तो सुन लीजिए आप। मैंने आपसे कहा कि लाखों आदमी ने गुजरात से सन 2002 के बाद से बंबई के लिए पलायन कर लिया और अपने कारोबार और मकान वहां फिर आप नाराज हो जाते हैं अगर मैं आपसे बार-बार क्वेश्चन करती हूँ। फिर आप मुझे कहते हैं कि आप मेरी बात नहीं सुनती, आप मुझे बोलती नहीं, बोलने नहीं देती। समझाना चाह रहा हूँ। आप पॉइंट पर क्यों नहीं आते हैं? आप फिर वही गोलमोल बहस कर रहे हैं, खास मेहमान सब यहाँ बैठे, आप पॉइंट की बात कर ही नहीं रहे। सीधा ये बताएं, आप मानते हैं कि कानून व्यवस्था वाकई खराब है? वो बात मैं मान लूं, आपका मतलब नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप कानून व्यवस्था की बात कीजिए। मैं हामी भर दूं, आप हामी ना भरिए, आप ये बताइए कि क्या आपके राज्य का लॉ एंड ऑर्डर सही है या लॉ एंड नहीं ऑर्डर पे आप इस बात को कहिए कि नहीं, कैराना की लॉ एंड ऑर्डर, यूपी की लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। ये आप एक सवाल का जवाब तो दें। आप हुकूमत की तरफ से बैठे, सरकार की तरफ से ये बात तो सबने स्वीकार किया है कि वहाँ पे जेल से पूरे कैराना के अपराध चल रहे हैं, जेल के अंदर से रंगदारी मांगी जा रही है। और जो 2001 में पलायन कर गया उसका भी नाम आप लिस्ट पे रख रहे हो। सुदेंद्र भदौरिया जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, उससे पहले जरा विक्रम सिंह जी क्या कह रहे थे? एक सवाल है वकार साहब, विक्रम सिंह जी का सवाल आ रहा है यहाँ से स्टूडियो से। विक्रम सिंह वकार साहब मेरे भाई हैं, मैं बहुत आसान और मुफीद मशवरा देना चाहूंगा। वहां पर हार्ड एंड गैंग्स हैं, हार्ड एंड क्रिमिनल गैंग्स हैं। अपनी एसटीएफ की एक टीम वहां डाल दीजिए, वो उनको खुली छूट दे दीजिए, 15 दिन में उनकी सबकी कबर तोड़ देंगे और नेस्तनाबूद कर देंगे।
और ये आप देख लीजिए कि ये केवल लॉ एंड ऑर्डर मशवरे पर पहले ही अमल शुरू हो गया सरकार ये चला रहे हैं, आपका सुझाव बोलिए देना पड़ा है। ठीक है विक्रम सिंह साहब, मैं एक सवाल आपसे करूंगा। सुधेन जी बोलिए, सुधेन भदौरिया। गवर्नेंस इनका काम है, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना इनका काम है, लॉ एंड ऑर्डर इनका काम है। वहाँ पे दो गैंग हैं जो देश से बाहर समानांतर सरकार चला रही है, भेजना के लिए आप सुझाव दे रहे हैं, तो ये स्वीकार करें कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे नहीं है, ये स्वीकार करें कि वहाँ पे आप जैसे आदमी को मैं समझता हूँ, आप जैसे आदमी को मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक मिनट जरा सुधेन जी भी अपनी बात रख ले, बकार साहब फिर इकट्ठे जवाब दीजिए। जगदम्बिका जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, रुकिए जरा, सुधेन भदौरिया बोलेंगे, सिर्फ रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ सुधेन भदौरिया। अभी देखिए डीजीपी रहे हैं विक्रम सिंह जी, डीजीपी रहे हैं विक्रम सिंह जी, उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरनगर बड़ा घनघोर क्रिमिनल जिला है। मैं आपको बता दूं, इससे भी ज्यादा घनघोर जिले हैं मुजफ्फरनगर से। मैं आपको बताऊं मथुरा, चाहे आप छोड़ दीजिए, मुलायम सिंह जी का गृह जनपद इटावा, वहां का नाम नोट कीजिए इटगांव। आप मैं एंकर महोदय से मैं कहना चाहता हूं, नाम नोट कीजिए इटगांव। इटगांव की महिलाओं को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया है। आप जाके अपनी टीम से दिखवाइए, इसकी आप जांच करवाइए। मैं कह रहा हूं कि इस तरह की घटनाएं जो बात कैराना की करिए सुधीर जी, बात कैराना की हो रही है, आप पॉलिटिकल एजेंडा से करिए, आप बात करिए कैराना की कि आज कैराना के जो हालात हैं, अभी कैराना में आज जो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल गया है, उसके खुद एक संसद सदस्य जो अभी आ रहे हैं, उन्होंने खुद कहा, सतीश गौतम जी अलीगढ़ के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि आज वहां से परिवार दहशत, गुंडागर्दी, रंगदारी और हत्याओं के कारण रीता जी को भी बोलना, उनका भी एक रिएक्शन लेना है मुझे। रीता जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। रीता जी बोलिए जल्दी से। देखिए इस तरह से चर्चा नहीं होगी। मैं तो रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, बात सुनी है। पाल साहब मुझे भी बोल लेने दीजिए। बोलिए पाल जी मुझे भी बोल लेने दीजिए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या कानून व्यवस्था की है। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो महिलाएं हो, कोई सुरक्षित महसूस नहीं। दिन दहाड़े बैंक लुट रहे हैं, दिन दहाड़े सर्राफ लुट रहे हैं, दिन दहाड़े लोग उठा लिए जा रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं, महिलाओं की तो पूछिए मत। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, इस मामले में ढिलाई सरकार को नहीं करनी चाहिए। इनकी ढिलाई से मुजफ्फरनगर का कांड हो गया। अब अगर ये ढिलाई करेंगे और बंद करेंगे आंख कि कोई समस्या नहीं है, सब दुरुस्त है, तो हालात और बिगड़ेंगे। सरकार को जवाब होना चाहिए। सभी सवालों का जवाब वकार साहब आपसे लूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। रीता जी काम करने की जरूरत है। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो रहा है। रीता जी लौटूंगी, जवाब वकार साहब से लूंगी इस ब्रेक के बाद। वक्त की कमी है, मैं सबसे पहले वकार साहब आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले तमाम सवाल सभी के आप ही के लिए थे। सीधे ये बताएं आप, हालांकि आप कह रहे हैं कि मैं जो शब्द कह रही हूं मैं आपके मुंह में नहीं डाल सकती, लेकिन कम से कम आप तो बताइए कि आप ये बात मानते हैं कि कानून व्यवस्था खराब है, जिसका नतीजा ये हो रहा है। आपको तमाम जगहों के नाम गिनवाए सुधीन भदौरिया जी ने, विक्रम सिंह जी ने तमाम जगहों के नाम गिनवाए हैं, बताया आपको कि कहां स्थिति खराब है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इनके जहरीले लोग पहले खुद ही पूरे देश की कानून व्यवस्था खराब करते हैं और उसके बाद खुद ही खड़े होकर कानून व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं। अगर देश की कानून व्यवस्था सही करना है तो बीएसपी भी उठा रही है, कांग्रेस भी उठा रही है, प्रशासनिक अधिकारी भी उठा रहे हैं, सभी लोग उठा रहे हैं ना वकार साहब, सभी लोग सवाल उठा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा, अगर पूरे मुल्क की कानून व्यवस्था सही करना है तो देश को आरएसएस और बीजेपी मुक्त करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, सत्ता पर काबिज कौन है? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। क्या जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की आपकी नहीं बनती है? हमारी जिम्मेदारी है और हम उसके लिए प्रयासरत हैं, हम आगे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसी तरह कोई कानून व्यवस्था का सवाल नहीं खड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी खुद कानून व्यवस्था खराब करती है, जहर की खेती करती है और उसके बाद में लोगों के बीच दरार डाल के खुद ही कानून व्यवस्था का सवाल। क्या आपकी ढिलाई की वजह से ये मुद्दा यहाँ तक नहीं पहुँचा? क्या प्रशासन की ढिलाई की वजह से? अगर तभी उसमें खाद और पानी देने का काम, इस जहर को खाद और पानी बहुजन समाज पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने आपकी और बहुजन समाज पार्टी, ना तो आप मायावती ना आप भारतीय जनता पार्टी के
गुजरात में मोदी के मंच पर खड़े होकर वोट मांगते हैं। बहुत शुक्रिया के साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो है कि सियासत इस पर जरूर हो रही है, तमाम सियासी पार्टियां इस पर सियासी रोटियां भी सेक रही हैं। यानी 2017 तक तो कम से कम ये मामला शांत होने वाला नहीं लग रहा है। चुनावों तक इससे पूरा फायदा लिया जाएगा। ब्रेक